साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। दूसरा अपन कहेंगे साउंड वेव को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि इसमें प्रेशर और डेंसिटी दोनों चेंज होते हैं, इसलिए आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव। साउंड वेव आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव। उसको प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव भी कह सकते हैं। Sound can propagate in all types of medium, solid, liquid and gas. Sound wave can propagate in all types of medium, solid, liquid as well as gas। अभी अपन इसको कहेंगे कि हमने कहा कि प्रेशर वेव है, तो प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या हो सकती है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो प्रेशर वेव साउंड वेव को अगर प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो किस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेशर वेव को अपन लिखते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को अगर लिखे y इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। इसको अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखना है तो प्रेशर वेव होगा डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेव है। साउंड को अगर डिस्प्लेसमेंट में अपन लिख रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, और ये जो है वो प्रेशर वेव है, प्रेशर वेव। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे डेल्टा पी नॉट वो क्या है, तो मैक्सिमम प्रेशर है या प्रेशर एम्पलीट्यूड जिसे अपन कह सकते हैं, और वो होता है बी ए के। इसको अपन कहेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड। बी यहाँ पे क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। ए क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और जो के है उसको अपन कहेंगे एंगुलर वेव वेक्टर, एंगुलर वेव वेक्टर। ये अपन कह रहे कि प्रेशर वेव है। अगर अपन कह रहे कि इसको डेंसिटी के वेव के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर वेव, द प्रेशर वेव एंड displacement wave, pressure wave and displacement wave has
phase difference of pi by 2, phase difference of pi by 2, दोनों में pi by 2 का phase difference है। अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे जो phase difference pi by 2 है, अगर बेटा अपने को स्पीड फाइंड करना है, या एक और लिख लो, पहले डेंसिटी वेव भी देख लेते हैं कि डेंसिटी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे। तो डेंसिटी वेव अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो डेंसिटी वेव को अपन लिखेंगे डेल्टा रो इक्वल्स टू डेल्टा रो नॉट, और ये हमने लिखा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ पर डेल्टा रो नॉट इसको अपन डेंसिटी एम्पलीट्यूड कहेंगे, डेंसिटी एम्पलीट्यूड। और जब डेंसिटी एम्पलीट्यूड है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा रो नॉट इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट अपॉन वी स्क्वायर। मतलब हम कहेंगे कि ये रिलेशन याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी ए के अपॉन वी स्क्वायर, ये डेंसिटी एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे वी क्या है, साउंड स्पीड, साउंड स्पीड ये अपन करें। और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन जनरल क्या होता है, बी को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी, यस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी डेल्टा वी बाई वी। विथ माइनस हाँ साइन, डेल्टा पी हाँ अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ये अपन कह रहे कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर अपने को साउंड स्पीड पूछा जाए कि साउंड स्पीड किसी मीडियम में कितनी होगी, तो वो अपन कैसे देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। मीडियम में बेटा अपन कह रहे कि साउंड की स्पीड v इक्वल्स टू रूट बी बाई रो के इक्वल होता है, या इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाई रो। ये अपन कह रहे कि साउंड स्पीड है। ई यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर अपन सॉलिड मीडियम की बात करें, फॉर सॉलिड मीडियम, तो सॉलिड मीडियम के लिए बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो किसके इक्वल होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल। तो v इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं रूट y बाई रूट। ये अपन कह रहे कि साउंड स्पीड इन सॉलिड होगा। अगर हम गैसेस और लिक्विड की बात करें, फॉर गैसियस मीडियम और लिक्विड एंड लिक्विड, गैसियस मीडियम एंड लिक्विड, उसके लिए बेटा अपन E इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे। तो v इक्वल्स टू अपने को मिलता है रूट b बाई रूट। ये अपन कह रहे गैसियस मीडियम में स्पीड होगी v इक्वल्स टू रूट b बाई रो। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर हमें पूछा जाए कि सॉलिड लिक्विड और गैस सबसे मैक्सिमम स्पीड किस मीडियम में होगी, बोलो, सॉलिड लिक्विड और गैस सबसे मैक्सिमम स्पीड किस मीडियम में होगी, सर ठीक है। सर गैस में होनी चाहिए ना। सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो सॉलिड में होगी, अच्छा उसके बाद में लिक्विड में होगी, और सबसे लिस्ट जो स्पीड है वो गैस में होगी। फिर गैस में।
ठीक है सर। अभी देखो इसको प्रूव अपन कर सकते हैं कि जैसे एक ट्रेन आ रही है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर, और उस ट्रेन की साउंड अपने को सुनाई नहीं देती है, बट उसकी वाइब्रेशन को अपन उसकी जो ट्रैक है उसमें फील कर सकते हैं। और वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, इसका मतलब वाइब्रेशन में स्पीड प्रोपागेट हो रही है, ज़्यादा हो रही हाँ है ना। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड के लिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एलास्टिसिटी है, वो 10 की पावर 12 ऑर्डर का होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है। फिर अपने माइंड में ये आएगा सर डेंसिटी, तो डेंसिटी में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। जैसे अपन कह रहे हैं कि लिक्विड की डेंसिटी 10^3 होता है, और कोई अदर मीडियम है गैस, उसकी जैसे 1 या 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, तो यहाँ 10^3 है। उसकी बजाय अपन कह रहे यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यंग्स मॉड्यूलस अपन कह रहे 10 की पावर 12 ऑर्डर का होता है, और बल्क मॉड्यूलस है वो 10 की पावर 5 और 6 ऑर्डर का होता है। तो ठीक है डेंसिटी सर। की कंपेरेटिव अपन कह रहे कि मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर अपन कह रहे लिक्विड, और उसके बाद में गैस। अभी अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड स्पीड, न्यूटन्स ने सबसे पहले साउंड स्पीड का फॉर्मूला दिया था, वो अपन डिस्कस करें। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड स्पीड, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड स्पीड। न्यूटन्स ने सबसे पहले साउंड स्पीड के बारे में बताया कि जब साउंड प्रोपागेट होती है गैसियस मीडियम में, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो करती है। आइसोथर्मल प्रोसेस दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन gaseous medium is isothermal process, isothermal process। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल की प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है, बोलो बेटा। ठीक है सर, फिर से बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है? सर बस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, इसकी उसकी इक्वेशन, इक्वेशन इक्वेशन क्या लिखते हैं? सर इसी अलग, अच्छा, P1 पी वी V1 इक्वल्स टू इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये प्रोसेस इक्वेशन होता अच्छा है। ठीक है कौन सा लॉ है? पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन सा लॉ है? सर, उसका नाम भूल गया, बट वो तो आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव हो सकता है। नहीं, डिराइव तो होता है, लॉ कौन सा है? तो नाम याद नहीं है उसका। बॉयल्स लॉ, ये याद रखना है ये सब चीजें, ये बॉयल्स लॉ है। तो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो प्रोसेस इक्वेशन है, इससे बेटा अगर बल्क मॉडुलस पूछा जाए तो कितना होगा बल्क मॉडुलस? ये बेटा क्लियर है? ये हाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है एक बार, इस फॉर्मेट में ना पूछ के अपने को पूछा गया था, पी वी टू दी पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो उसका बल्क मॉडुलस फाइंड करो। तो इसी अप्रोच से अपन उसको फाइंड करते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि बल्क मॉडुलस पी के इक्वल मिला, तो साउंड की स्पीड क्या हो गया, रो पी बाई रो बेटा। ये अपन कह रहे कि इसकी स्पीड होगी। अभी जैसे इन जनरल अपन साउंड की स्पीड फाइंड कैसे करेंगे, पी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10 पावर, बोलो बेटा 1 ATM किसके इक्वल होता है?
सर 1 atm किस यूनिट में? हाँ, प्रेशर पास्कल में बेटा। सर 1.01325 into 10 power 5। 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल बेटा, ये 1 atm होता है। डेंसिटी कितना होता है इन जनरल? सर डेंसिटी ऑफ 1000 गैस, kilograms per meter cube। नहीं वो तो वाटर की डेंसिटी होता है, हम गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसियस मीडियम की बात कर रहे हैं। गैस की जो सर 1 डेंसिटी है होता है क्या? 1.2 1 kilogram per meter cube। 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ गैसियस मीडियम होता है। और ये वैल्यू जब अपन ठीक है। पुट करते हैं V इक्वल्स टू 1.013 10 पावर 5 अपॉन 1.2, तो यहाँ से बेटा अपने को मिलता है 289 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल जो साउंड की स्पीड है उससे वेरी लेस है, इसलिए ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अबव स्पीड, तो ये अपने फॉर्मूला से थ्योरी से फाइंड किया, और जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपने साउंड की स्पीड फाइंड किया तो वो 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास अपने को मिलती है, 330 के आसपास। तो ये जो रिजल्ट है वो एक्चुअल फॉर्मूले से वेरी लेस है, इसलिए ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो गया। तो अबव फॉर्मूला, सॉरी अबव स्पीड is very less than the actual speed, hence this formula becomes incorrect। अभी इस फॉर्मूले को करेक्ट है वो लाप्लास ने किया, इसलिए अपन क्या कहेंगे, लाप्लास करेक्शन इन साउंड स्पीड। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लाप्लास करेक्शन इन साउंड स्पीड। लाप्लास ने जो न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया उसी में करेक्शन किया, कोई नया फॉर्मूला उन्होंने फाइंड नहीं किया। लाप्लास के अकॉर्डिंग जो प्रोपागेशन ऑफ साउंड है इन गैसियस मीडियम, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू लाप्लास, the propagation of sound propagation of sound in gaseous medium is adiabatic process। adiabatic process, और adiabatic process की प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है बोलो बेटा? तो PV power gamma equals constant। यस, फॉर adiabatic process equation P V to the power gamma equals to constant। अभी बेटा इससे बल्क मॉडुलस फाइंड करो, कितना होगा? P V to the power gamma equals to constant है, तो बल्क मॉडुलस P, वो बेटा अपन कह रहे कि इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो साउंड स्पीड क्या मिला? V इक्वल्स टू गामा P बाई रो के करो, V इक्वल्स टू गामा P बाई रो, ये बेटा अपने पास है। अभी गामा क्या बेटा यहाँ पे, गामा किसको रिप्रेजेंट करता है? सर वो CP/CV। यस, उसको क्या बोलते हैं? सर पॉइसन रेशियो बोलते हैं क्या? हाँ, या वो कुछ और होता है? क्या बोलेंगे? नाम नहीं पता, मैं तो सिर्फ ओके, CP/CV सोच यस, सकता हूँ। Cp by Cv and that is called adiabatic या फिर exponent। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। अच्छा ठीक है, sorry। adiabatic exponent बेटा।
अभी अपन कह रहे कि अगर एटमॉस्फेयर के लिए बेटा गामा की वैल्यू फाइंड करना है तो कितना होगा, गामा कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर वो तो डिपेंड करता है कि वो मोनोटॉमिक डायटोमिक गैस नहीं है या नहीं, आपको कहा गया कि एटमॉस्फेयर है उसके लिए फाइंड करना है। तो पता नहीं। देखो एटमॉस्फेयर के अंदर अपन कह रहे कि मैक्सिमम परसेंटेज कौन सी गैस का होता है बेटा, डायटोमिक गैस का होता है। फिर सबसे ज्यादा हाँ नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। हाँ जो अपन कह रहे कि पॉलीएटॉमिक गैस है वो तो बहुत रेयरली है, तो हम अभी मान के हाँ। चलेंगे कि एटमॉस्फेयर में डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगा? 1.4। कितना? 1.4, 7/5। या 7/5। बिल्कुल बेटा, तो अपन कह रहे हैं इसमें बेटा गामा की वैल्यू 1.4 है, प्रेशर 1 atm है, और उसको हम लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, गैस मीडियम, वो अप्रोक्सीमेट 1.2 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब के इक्वल होता है। और ये जो वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे तो हमें मिला V इक्वल्स टू, यहाँ से बेटा 1.4 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन 1.2। और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास 330 मीटर पर सेकेंड के इक्वल मिलता है। मतलब अपन कह रहे हाँ हैं नियरली इसके इक्वल होता है। तो ये जो रिजल्ट है वो एक्चुअल स्पीड के नियरली आता है। तो इसलिए लाप्लास ने जो न्यूटन्स फॉर्मूला है उसमें करेक्शन किया, इसलिए उसको लाप्लास करेक्शन के नाम से जानते हैं। अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि कौन कौन से फैक्टर साउंड स्पीड को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे हैं कि डेंसिटी है वो किस टाइप से अफेक्ट करेगी। डेंसिटी बेटा रो, वो किस टाइप से अफेक्ट करती है? तो डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो बेटा साउंड स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर, डेंसिटी कम होने पर स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे v है, v को अभी हमने कहा कि गामा p बाई रो वन के अपॉन इक्वल होता है। रूट। तो हाँ, 1/√, डेंसिटी होगा। यस, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा स्क्वायर रूट ऑफ रो होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो v है वो इंक्रीज होगा। साउंड की स्पीड अपन कह रहे कि इंक्रीज होगी, रो डिक्रीज होने पर भी इंक्रीज होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर पे बेटा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट 99% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। बोलो बेटा प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा? तो पी बढ़ने पर रो भी इंक्रीज, पी बाई रो कांस्टेंट, तो वी वो कांस्टेंट बना रहेगा। थर्ड पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि टेम्परेचर है वो साउंड की स्पीड को किस टाइप से अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, बोलो बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पी इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम, पी बाई रो आर टी बाई एम, ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हमें साउंड की स्पीड मिला v इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम के इक्वल होगा। v इक्वल्स टू गामा आर टी बाई एम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो बेटा साउंड की स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर साउंड की स्पीड है वो इंक्रीज होगी। अभी बेटा टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से साउंड की स्पीड वेरी करेगी वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन लिख सकते हैं। तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि V जो है वो अपने को मिलता है गामा आर इंटू 273 अपॉन टा एम, इसको अपने V नॉट लिखा, और ये जो वैल्यू है वो 330 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी टेम्परेचर T इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस की बात करें
तो T डिग्री सेल्सियस कितना होगा 273 प्लस T केल्विन का। तो यहाँ से वी टी की अगर अपन बात करें वो रिजल्ट अपने को मिलेगा गामा आर 273 प्लस बीटा टी अपॉन एम, और उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा आर बाई एम, और ये हमें मिला 273 प्लस टी होल पावर 1/2। इसको अपन ये 273 को कॉमन ले ले तो ये अपने को मिला गामा आर 273 अपॉन एम, और यहाँ से हमने लिखा 1 प्लस टी बाई 273 होल पावर 1/2, और इसको अपन लिख सकते हैं वी नॉट 1 प्लस बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया तो 2 इंटू 273 1/2 को अपने अंदर ले लिया, ये वी टी की वैल्यू है। और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो वी टी वी नॉट अपने पास कितना है 330 इंटू बटा 1 प्लस टी अपॉन 546 बटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला वी टी इक्वल्स टू 330, और ये अपन कह रहे कि प्लस 0.6 टी, ये अपन कह रहे कि साउंड की स्पीड होगी एट टेम्परेचर टी। मतलब अपन कह रहे कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साउंड की स्पीड कितना इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है तो साउंड की स्पीड कितना इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड, है ना। टी जैसे 1 डिग्री इंक्रीज हुआ तो स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये अपन याद रखेंगे द इंक्रीमेंट of sound speed per degree Celsius is 0.6 मीटर पर सेकेंड था, ये अपन करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट में अपन करें ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, दैट इज मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है, तो साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की अगर प्रेजेंट है तो साउंड की स्पीड किस टाइप से अफेक्ट होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट बेटा अपन कहेंगे अगर विंड स्पीड है वो भी साउंड की स्पीड को अफेक्ट करता है। विंड स्पीड वो भी अपन कह रहे कि साउंड की स्पीड है उसको अफेक्ट करेगा। जैसे अपन कह रहे कि एक सोर्स है उसने साउंड क्रिएट की बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि सोर्स है और साउंड की स्पीड अपन कह रहे कि वी है। सपोज किसी एंगल थीटा पर विंड ब्लो कर रही है और उसकी स्पीड बेटा वी डब्ल्यू है, तो अभी अपन कह रहे कि साउंड की इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वी नेट साउंड वो हो जाएगा v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा बेटा, ये इफेक्टिव साउंड की स्पीड हो जाएगा। तो अगर अपन कह रहे कि विंड की स्पीड साउंड की स्पीड के डायरेक्शन में है तो नेट स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर उसके ऑपोजिट है तो नेट स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी अपन कह रहे कि साउंड की इफेक्ट को अपन क्या लिखेंगे v प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगा। अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से, जैसे अपन कह रहे कि साउंड की स्पीड v इधर है और विंड है वो अपन कह रहे कि थीटा एंगल पर ऐसे ब्लो कर रही है, तो बताओ अभी साउंड की नेट स्पीड क्या होगा, तो वी नेट इक्वल्स टू वी माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगा। अभी साउंड को अपोज कर रही है इसलिए इफेक्टिव स्पीड v माइनस वी डब्ल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगा। साउंड की लाउडनेस को अपन डेसिबल में मेजर करते हैं, और लाउडनेस ऑफ द साउंड वो क्या होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट के इक्वल होगा। 10 log base 10 आई अपॉन आई नॉट।
ये अपन कह रहे कि, और यूनिट बेटा होगा डीबी, डेसिबल। लाउडनेस ऑफ द साउंड, इसका फॉर्मूला है 10 इंटू लॉग आई अपॉन आई नॉट बेस 10। यहाँ पे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट अपन कह रहे कि मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी। अपने ईयर के लिए मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, रेफरेंस इंटेंसिटी अपन इसको लेंगे। और आई जो है दैट इज मेजरेबल इंटेंसिटी, जिसको मेजर करना है, मेजरेबल इंटेंसिटी। आई नॉट मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है, दैट इज 10⁻⁻12, और मेजरेबल इंटेंसिटी अपन कह रहे कि आई है। अगर अपन कह रहे कि मैक्सिमम ऑडिबल इंटेंसिटी की बात करें तो वो कितना होता है ईयर के लिए, मैक्सिमम ऑडिबल इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन ईयर। बोलो बेटा क्या होता है मैक्सिमम ऑडिबल इंटेंसिटी? मैक्सिमम ऑडिबल इंटेंसिटी कितना हो सकता है? एनी आइडिया? नहीं। तो ये बेटा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। जो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है वो, सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और उस केस में बेटा अपन कह रहे कि मैक्सिमम लाउडनेस अगर अपन पूछा जाए एल मैक्स कितना हो सकता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा 10, ये हमने कहा 1, और ये 10⁻⁻12 बेस 10 बेटा। तो यहाँ से देखो अपने कितना मिल रहा है, 10 लॉग ऑफ 10⁻12 बेस 10 हो गया, और उसको अपन लिख सकते हैं 120 dB बेटा। तो मैक्सिमम साउंड फॉर ह्यूमन ईयर वो 120 dB के इक्वल 120 होगा। डेसिबल के ऊपर हम सुन नहीं सकते थे। उसके बाद में अपने कान के पर्दे फट जाएंगे, ओ। है ना, मतलब अपन कह रहे कि हम बहरे हो जाएंगे। और वो मतलब हालांकि 120 dB साउंड है, वो भी पेनफुल साउंड होगा, अपने को कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये अपन कह रहे कि एल मैक्स 120 dB के इक्वल है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है for a sound source, for a sound source of intensity, sound source of intensity I watt per meter square corresponding sound level is B naught decibel if the intensity is increased to 4i new sound level
becomes approximately A ऑप्शन है 2 B नॉट dB, B ऑप्शन B नॉट plus 3 dB, C ऑप्शन B नॉट plus 6 decibel, and D option 4 B नॉट dB. I upon I नॉट, और यहाँ से log ये 20 इंटू log बेस 2 log 2 बेस 10 वो कितना 0.3010 होता है, 0.30 लिख सकते हैं, प्लस ये बी नॉट के इक्वल है। तो यहाँ से अपने को मिला 6 प्लस बी नॉट dB. यस, सी इज द करेक्ट आंसर। वी वन मोर एग्जाम्पल अपन देखेंगे इससे रिलेटेड। द साउंड इंटेंसिटी, the sound intensity is 0.008 watt per meter square at a distance of 10 meter, from an isotropic point source, of sound. The power of the source is approximately A 2.5 watt, B 0.8 watt, C 8 watt, and D 10 watt. Density upon area, तो basically वो divided by 4 pi r square, where r 10 हो गया। यस, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट सोर्स है और ये डिस्टेंस r इक्वल्स टू 10 है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी दिया हुआ है, और जब पॉइंट सोर्स है तो अपन कह रहे इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि स्फेरिकल रीजन में वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा और पावर इसका p है, तो इंटेंसिटी को अपन लिख सकते हैं p अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से I इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वो p के इक्वल होगा। तो p को अपन क्या लिख सकते हैं, I की वैल्यू 0.008 इंटू 4, एंड पाई को अपन लिख सकते हैं 3.14 इंटू आर 10 का स्क्वायर। इसको अपने को सॉल्व करना ये 10 है। तो ये अपने पास 10 वाट की। सर अभी भी होना तो पाई बाय 2 में चाहिए, बिकॉज पहले पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस था, और अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे से खुद पाई के डिफरेंस पर हो जाएगी, तो नेट डिफरेंस फिर भी पाई बाय 2 ही होना चाहिए। नहीं, पहले पाई बाय 2 का कैसे था डिफरेंस?
सर इंसिडेंट रे और प्रेशर रे के बीच में पाई बाय टू का ही फेज डिफरेंस। नहीं, इंसिडेंट वेव है वही प्रेशर वेव है। ओह ओके। यहाँ पे प्रेशर वेव ही इंसिडेंट अच्छा कर रही है और प्रेशर वेव ही रिफ्लेक्ट हो रही है, दो अलग अलग वेव नहीं है। ठीक है फिर पाई होना चाहिए आंसर। पाई। अभी देखो इसमें हाँ जो है वो पाई नहीं होगा। इसमें अपन कह रहे कि जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो जीरो होता है। ये याद रखना है कि जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जब हार्ड मीडियम से कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का फेज शिफ्ट अपने ऐड किया था। इक्वेशन भी हमने लिखा था, अपने को ए आर जो है वो -a के इक्वल मिला था, याद आया। हाँ सर। बट इसमें अपन कह रहे कि माइनस के इक्वल नहीं होता। प्रेशर वेव क्या करती है, सीधी बेटा लॉन्गिट्यूडनल मूव करती है, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होगा, फेज है वो कोई ऐड नहीं होता। इसलिए अपन कह रहे कि इसमें फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा। तो पाई स्टूडेंट। हाँ। प्लेटोनिक मतलब electric होगा तब चेंज नहीं होता। नहीं, इसमें देखो वेव कैसे ट्रैवल करेगी, जैसे हम कह रहे कि इस टाइप से है और वेव ऐसे ट्रैवल करती है, मतलब ऐसे ऑसिलेशन होता है ऐसे। तो जब अपन कह रहे यहाँ पे वॉल हो गई तो ये इंसिडेंट किया और उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई का ऐड नहीं होता है। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे अपन कह रहे कि इंसिडेंट वेव वो अपने पास है ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और या प्रेशर के फॉर्म में इसको लिखे, प्रेशर को अपने लिखा डेल्टा पी आई, उसको हमने लिखा डेल्टा पी नॉट आई, और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये प्रेशर वेव है। और जब रिफ्लेक्टेड वेव की हम बात करेंगे डेल्टा पी आर, वो होगा डेल्टा पी नॉट आई, सेम बेटा एम्पलीट्यूड, और केवल डायरेक्शन चेंज होगा के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे कोई फेस डिफरेंस ऐड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कई बार अपन कह रहे कि हमें पूछा जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट अपन कह रहे ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है ना। जैसे अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस अभी अपने इसमें मैकेनिकल वेव में देखा नहीं है, बट अपन ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। हाँ, ये तो नहीं। देखो अपन क्या कहेंगे कि जब हम इंटरफेरेंस में बेटा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, उसमें आई मैक्स का क्या फॉर्मूला था, √I1 प्लस √I2 उसका होल स्क्वायर। याद आया कुछ वेव ऑप्टिक्स में। वेव हाँ सर ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस वाला I1 प्लस I2 प्लस 2 हम्म, √I1 √I2 cos फाई था।
और cos फाई की वैल्यू 1 ले लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। और आई मिनिमम वो अपने पास है रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल यस स्क्वायर। रूट आई वन माइनस रूट आई टू उसका होल स्क्वायर। तो अभी बस अपने को वही पूछा गया है कि लाउडनेस अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम लाउडनेस क्या होगा 10 लॉग और रूट आई वन प्लस रूट आई टू कितना होगा बेटा 9 हो जाएगा। और रूट और आई वन माइनस आई टू हो जाएगा 1 4। वन हो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना। रूट आई टू 2 हो गया 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इसको 9 आई नॉट ले लिया और इसको सिंपल आई नॉट ले लिया। तो यहाँ से अपन कह रहे सॉरी आई ले लो आई नॉट। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 और ये अपने पास 9 आई अपॉन आई नॉट। ठीक है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम अपने पास क्या होगा 10 लॉग इसको आई नॉट ही ले लो और ये अपने पास 10 लॉग आई नॉट अपॉन आई नॉट। ये आई नॉट होगा तभी जाके कैंसिल होगा मतलब आई नॉट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से अपन कह रहे कि दोनों का डिफरेंस चाहिए था। ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो गया। डिफरेंस की अगर अपन बात करें डेल्टा एल एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। ये बेटा 3 को कॉमन ले लिया लॉग बेस 10 3 और ये डेल्टा एल इक्वल्स टू अपने को मिला 10 लॉग बेस 10 1 बेटा। तो ये तो टर्म क्या हो गया 0 हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि जो डेल्टा एल है वो हमें मिला 30 लॉग बेस 10 3 के इक्वल होगा। सॉरी ये 2 आएगा तो ये 20 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होगा ना 9 तो 20 log base 10 3 बेटा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्लियर। हाँ सर। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि इंटेंसिटी एक नोट करके अपन लिखेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक पॉइंट सोर्स है बेटा पी और पी से R1 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी I1 है और इससे बेटा R2 डिस्टेंस पर इंटेंसिटी I2 है। तो अभी अपन कहेंगे कि जो इंटेंसिटी I1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं पावर अपॉन बेटा एरिया स्फेरिकल रीजन P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और I2 को क्या लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे I1 I2 उसका रेशियो अगर देखें तो हमें कितना मिलेगा I1 बाई I2 इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। तो अगर अपने को लाउडनेस जैसे बेटा फर्स्ट पॉइंट पर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस कितना होगा 10 लॉग बेस 10 I1 बाई आई नॉट। ये L1 हो गया। L2 अगर अपन देखें तो 10 लॉग I2 बाई आई नॉट बेस 10 का ये अपने पास है। अगर लाउडनेस में डिफरेंस अपने को फाइंड करना L1 माइनस L2 तो हम क्या लिखेंगे बेटा 10 लॉग बेस 10 I1 बाई आई नॉट माइनस 10 लॉग बेस 10 I2 बाई आई नॉट। ये डिफरेंस होगा। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये होगा बेटा लॉग बेस 10 I1 बाई I2 और I1 बाई I2 को अपन R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस जो लाउडनेस में डिफरेंस है वो 10 लॉग बेस 10 और उसको हम लिख सकते हैं बेटा R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिलता है 20 लॉग बेस 10 R2 बाई R1 होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा एल टीबी डिस्टेंस के फॉर्म में अपन कुछ इस टाइप से लाउडनेस में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। हाँ। चलो
अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखे क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, classification of sound on the basis of frequency, on the basis of frequency, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो साउंड को तीन पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। सेकेंड अपन कहेंगे ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड। और थर्ड अपन कहेंगे अल्ट्रा साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जिसमें बेटा फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। ऑडिबल साउंड जिसमें फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज और लेस देन 20 किलो हर्ट्ज होता है, मतलब 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करता है। और अगर अपन अल्ट्रासोनिक की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ये बेटा तीन डिफरेंट टाइप के साउंड है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। अभी जो इंफ्रासोनिक है वो किसको सुनाई देती है बेटा, तो हम कह रहे जैसे इन्फेंट्स है, छोटे बच्चे हैं, उनको ये साउंड सुनाई देती है ना। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है लेस देन 1 ईयर, वो ये फ्रीक्वेंसी सुनता है। तो अपन उसकी एक्टिविटी जब देखते हैं, छोटा बच्चा है, कभी कभार अचानक से रोने लगता है, हंसने लगता है, ताली बजाने लगता है, इसका मतलब वो कोई न कोई ऐसी साउंड सेंस कर रहा है। और अच्छा। वो अपने को साउंड पता नहीं चलती, बट वो सेंस कर रहा है, इसलिए वो उसका रिएक्शन दे रहा है। तो अपने घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान इसको हंसा रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ एनर्जी वो सेंस करती है। दूसरे जैसे अच्छा। डॉग हैं, वो भी इस साउंड को मतलब सुन सकते हैं। तो आपने देखा होगा रात हाँ, में कुत्ते भौंकते हैं तो हम कहते हैं भूत आ गया, मतलब वहां पे हम बिल्कुल। भूत को फिजिक्स में भूत नहीं कहेंगे, बट उसने कुछ न कुछ एनर्जी सेंस की है, मतलब कुछ न हम्म। कुछ इंडिकेशन है, उसने कुछ एनर्जी सेंस की है और वो उसका रिएक्शन दे रहा है जो हमें पता नहीं चलता है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जो डॉग है वो दौड़ने लगते हैं, क्यों? क्योंकि जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक होती है और वो सबसे पहले उनको पता चलती है। तो इसलिए अपन कह रहे कि बिल्कुल। सबसे पहले रिएक्शन वो देंगे, वो भौंकने भौंकने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मतलब कोई न कोई एनर्जी वो सेंस कर रहा है। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपन कह रहे कि ऑडिबल साउंड है, वो सेंस करते हैं ह्यूमन बीइंग। कोई भी अपन कह रहे कि ह्यूमन बीइंग है जिसके, ह्यूमन बीइंग का मतलब जिसके कान दिखाई देते हैं वो सभी ह्यूमन बीइंग में आएंगे। अच्छा। तो जिसके भी जैसे जानवर हो गया, सब हो गया, तो वो सभी अपन कह रहे कि ऑडिबल साउंड को सेंस करते हैं। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी में जैसे हम कह रहे हैं, जैसे जो डॉग है वो इंफ्रासोनिक और ऑडिबल ह्यूमन के लिए दोनों कर सकते हैं, है ना? दोनों सुन सकते हैं हाँ मतलब। दोनों दोनों। हाँ। जैसे अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड में भी जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट है वेल वो, भी करते हैं। हाँ हाँ, व्हेल हाँ। और एलिफेंट, ये दोनों अपन कह रहे कि इस साउंड को, व्हेल फिश और एलिफेंट, ये दोनों अपन कह रहे अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं, क्योंकि अपन कह रहे कि ये उनका शरीर बहुत मोटा होता है, तो भगवान ने एक स्पेशल क्वालिटी दी है कि अगर हाथी कहीं से चिल्लाएगा तो दूसरा हाथी उसका रेस्क्यू के लिए आ जाता है, वो उसको सुनाई दे देगा साउंड। व्हेल फिश है वो भी इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकती है, क्योंकि उसका शरीर बहुत हैवी होता है, तो उसका मूवमेंट धीरे से होता है, तो वो अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर उसको सुनाई देगी तो वो पहले ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो ये अपन कह रहे कि अल्ट्रासाउंड है। अभी अपन कह रहे कि इसका एप्लीकेशन वास्ट एप्लीकेशन है। अल्ट्रासाउंड का जो एप्लीकेशन है, सबसे फर्स्ट इसका एप्लीकेशन जो अभी चल रहा है वो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में इसका यूज होता है ना। अब हम कह रहे कि एक्सरे को पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड में रिप्लेस कर दिया है।
पहले अपन एक्सरे, अभी एक्सरे केवल एक ही चीज में लिया जाता है कि जैसे बोन वगैरह टूट गई है या उसमें क्रैक है तो वो देखने के लिए। बाकी इंटरनल कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो वो हम सोनोग्राफी से देखते हैं, क्योंकि एक्सरे है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो कैंसर का कोज ठीक। हो सकता है, इसलिए उसको अवॉइड करके हम सोनोग्राफी है वो यूज करते हैं। और ये जो सोनोग्राफी है अल्ट्रासाउंड पे रहती है, मतलब इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। एक्सरे के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं बट इसके साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज सोनार। सोनार जो डिवाइस है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये भी अपन कह रहे कि इस अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। इससे अपन क्या करते हैं, जैसे शिप की पोजीशन पता लगाना है, या अपन कह रहे कि कोस्ट शिप में है और हम चाहते हैं कि कोस्ट कितना डिस्टेंस पर है, तो वो अपन इस सोनार की हेल्प से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर रेडार यूज नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक रडार होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन फ्रीक्वेंसी, और एक रडार होता है, एक सोनार होता है। जब हम एयरक्राफ्ट की पोजीशन को पता लगाना होता है तो रडार को यूज करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है। और जब अपन कह रहे हैं कि शिप की पोजीशन को पता लगाना होता है तो हम सोनार यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। रडार में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और अर्थ के पास में अपन कह रहे हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में रिफ्लेक्शन, वो अपन कह रहे हैं कि ट्रैवल या डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल अर्थ के पास में सरफेस के पास में होगा तो जहां पर वो एब्जॉर्प्शन उसको कर सकते हैं, तो अपने को एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं लगेगी। तो इसलिए रडार को यूज नहीं करके और स्पेस में साउंड को यूज नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन यूज करते हैं। फिर जैसे इसकी हेल्प से टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, सी की डेप्थ फाइंड करना तो भी अपन अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं। टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ द सी, सी की डेप्थ फाइंड करना है तो उसमें भी अपन अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन आपने देखा। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट साउंड की जो एप्लीकेशन है दैट इज इको। यस, इको क्या होता है, हम कह रहे कि इको सुनाई दे रहा है, तो इको होता क्या है बेसिकली। सो जब साउंड रिफ्लेक्ट करके आता है क्योंकि यस, बहुत हाँ, दूर से। बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इको बेसिकली रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, रिफ्लेक्टेड साउंड। और इस इको की एप्लीकेशन अपन कह रहे हैं कि जैसे सोनार है वो भी इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। और वो क्या होता है कि जैसे ये अपने पास एक हाइट, एक बिल्डिंग है या अपन कह रहे कि एक हिल है, यहाँ पे अपन कह रहे कि कोई पर्सन है और उसने साउंड क्रिएट की। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि साउंड यहाँ पे गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। सपोज अपन कह रहे कि इस पर्सन और इस जो ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, उसमें अपन कह रहे कि डी डिस्टेंस है, और अपने को पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस अपन फाइंड करना है। तो अपन कह रहे कि साउंड की स्पीड सपोज वी है, कितने टाइम बाद में साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो टाइम अपने मेजर कर दिया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डी डिस्टेंस जाने का और डी डिस्टेंस आने का, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2d इक्वल्स टू अपन कह रहे वी इंटू टी के इक्वल हो। तो 2d इक्वल्स टू वी टी, मीन्स यहाँ से अपने को मिला d इक्वल्स टू वी टी बाई 2 के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे डिस्टेंस है, जहाँ पर v है वो साउंड की स्पीड है, v साउंड स्पीड है, और t बेटा अपन कह रहे कि टाइम है। अभी देखो आपने ये फील किया होगा कि जैसे आप आपके कमरे में बैठे हैं, आपने साउंड क्रिएट किया, आपको इको सुनाई नहीं देता है। बट अपन कह रहे कि हम किसी बड़े हॉल में जाएंगे, वहां पे अपन बोलेंगे तो अपने को इको सुनाई देता है। तो उसका क्या रीजन है, इको
the time travel is greater than 0.1 सेकेंड। टाइम ट्रैवल है वो ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर अपन कह रहे कि ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा एक हॉल की जिसमें अपन कह रहे कि साउंड अपने को सुनाई दे? 33 मीटर। 17 मीटर। देखो कैसे हम यहाँ तो पर कह रहे हैं 330 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। हाँ डी मतलब 330 टू 340, तो अपन 340 के आसपास लेके चलेंगे। डी इक्वल्स टू ओके 340 तो इंटू टाइम 0.1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 17 मीटर। ठीक है। तो अगर हॉल की साइज 17 मीटर है तो अपन कह रहे कि इको सुनाई देगा। अभी अपन कह रहे कि जैसे इको आप अपन थिएटर वगैरह जब जाते हैं तो वहां पे हॉल की साइज मतलब 70 मीटर के अराउंड मिल ही जाती है। तो उस केस में अपन कह रहे कि इको सुनाई नहीं दे या साउंड अच्छे से सुनाई दे तो वॉल को कुछ स्पेशल डिजाइन की जाती है। मतलब वॉल को पैराबोला के शेप में डिजाइन करते हैं, उसको कर्व शेप में देते हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस तक जाए, पूरा पूरा फोकस ऑडियंस को मिले, है ना। और अगर कोई स्कूल है और स्कूल में अपन कह रहे कि रूम की साइज बड़ी है तो वहां पे इको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अपन कह रहे कि चिड़ियाघर की जैसे आवाज अगर सुनाई देती है, और कई बार ऐसे स्कूल हम देखते हैं कि जहाँ पे नॉइज बहुत होता है, तो अभी अपन कह रहे कि उस नॉइज को कम करने के लिए कुछ अपन वहाँ पे सप्लीमेंट यूज करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा नॉइज होता है, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि पूरी स्कूल चल रही है और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस लगता है, हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। और किसी का आर्किटेक्चरल इस टाइप से वो डिजाइन करते हैं कि जिसमें साउंड ही साउंड सुनाई देता है। तो ये जो साउंड है बेसिकली उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे साउंड प्रूफ पेंट है वो यूज कर सकते हैं। स्कूल के अंदर मोस्टली स्कूल के अंदर ऑयल पेंट वगैरह आप करोगे तो वहां पे साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और साउंड ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी वो ओपन कर नॉइज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। हम फर्नीचर हैं वो स्टील की बजाय प्लास्टिक या वुडन फर्नीचर जिस स्कूल में यूज होंगे वहां पे नॉइज कम प्रोड्यूस होता है, तो वुडन फर्नीचर यूज कर सकते हैं अपन। फ्लोरिंग है वो अपन कह रहे कि वुडन की फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं, सीलिंग वुडन की यूज कर सकते हैं, है ना। ऑयल साउंड प्रूफ जो अपन कह रहे कि कलर है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सब अपन कह रहे कि नॉइज कम करने के तरीके हैं। दूसरा होता है रिवर्बरेशन, एक टर्म यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? मल्टीपल सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होके जब साउंड आती है तो उसको अपन रिवर्बरेशन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम मल्टीपल सरफेसेस, दैट इज कॉल्ड हाँ रिवर्बरेशन, है ना। ये टर्म है। तो यहाँ से अपन कह रहे कि